गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में एक बार फिर आपको तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको पर्यावरण के पार्ट 2 लाए हैं। आज हम इसमें ये देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित जो हमने इसके पहले के वीडियो हमने देखा था, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 लाए हैं। और हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलवायु परिवर्तन। वैसे परिवर्तन तो प्रकृति का नियम होता है और हमेशा परिवर्तन तो होते रहना चाहिए, चाहे आदमी के व्यवहार में परिवर्तन हो या सरकार में परिवर्तन हो। परिवर्तन तो लाजमी है और होना भी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा न परिवर्तन हो जाए कि अपने मूल स्वरूप को ही बिगड़ जाए, फिर अपने मूल स्वरूप में लौटना उसके लिए असंभव है। वही हम प्रकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रकृति इतना ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है कि ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो एग्ज़ाम में इसी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो हम इसी को देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड पढ़ाते हैं जो सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, और ख़ास करके आईएएस के एग्ज़ाम में पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जलवायु परिवर्तन से जो सवाल पूछे जाते हैं वो अप्लाइड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वो ट्रेडिशनल अब नहीं पूछा जाता है। पहले पूछा जाता था पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, पर्यावरण शब्द के जनक कौन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, इसमें क्या क्या आते हैं। ये सब चीज़ ट्रेडिशनल सवाल थी, आज से 10 साल पहले पूछी जाती थी। लेकिन अब के जो सवाल पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही नए प्रकृति के आधार पर एकदम एप्लीकेशन पूछे जाते हैं उसके। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे सरकार, भारत सरकार और पूरा विश्व क्या क्या कर रही है। हमने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार रूप से समझाया था कि ये पढ़ने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक कि पूरे पृथ्वी की, पूरा पृथ्वी ये पृथ्वी है, इसको संरक्षण कैसे किया जाए, और अभी तक पूरे वर्ल्ड के लोगों ने इस पृथ्वी को संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए हैं। तो हम वही उपाय के बारे में पढ़ रहे हैं और यही सिविल सर्विस में पूछा जाता है। तो आइए हम पिछले ही क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरा पार्ट 1 वीडियो पहले देख लें, तभी आपको ये पार्ट 2 वीडियो समझ में आएगा। और एक बार ये वीडियो समझ में आ गया तो फिर आईएएस के एग्ज़ाम में या बीपीएससी या यूपीपीसीएस के सवाल में जो भी आपसे एग्ज़ाम इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से बता देंगे। तो हम उन बिखरी चीज़ों को इकट्ठा करके आपके सामने परोस रहे हैं। अब आपका काम है इसको पचा लेना। तो आइए अब हम पिछले क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व के नेताओं से कहा कि अब आप पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ उपाय कीजिए। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और आप जो ये काला धन बचा करके स्विस बैंक में रखे हुए हैं सब बर्बाद हो जाएगा। तब जाकर के हमारे विश्व के नेताओं ने कॉन्फ्रेंस बुलाना शुरू किया। तो पहला कॉन्फ्रेंस आपको पता है 1972 में बुलाया गया। 1972 में कॉन्फ्रेंस पहला बुलाया गया, और इस 1972 के कॉन्फ्रेंस में एक संस्था का जन्म हुआ, यूएनईपी का जन्म हुआ। फिर इसके बाद 1987 में आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। अब यही यूएनईपी के जिम्मेदारी दे दी गई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की कि अब हर साल ये कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाए। तो यही 1987 में फिर आयोजित करवाया। तो ओजोन के संरक्षण से संबंधित इसने ये प्रोटोकॉल बनाया गया। तो ये प्रोटोकॉल के नाम से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। फिर यूएनईपी ने कहा कि पूरे धरती को बचाना है, तो उसके लिए फिर 1992 में 92 में अर्थ समिट हुआ, या रियो समिट हम कह सकते हैं, 1992 में। और ये किसने आयोजित करवाया? ये यूएनईपी ने आयोजित करवाया। और कहा गया कि अब केवल और केवल ओजोन लेयर को संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा,
तो अब क्या करना होगा, अब समग्र पृथ्वी को बचाना है। अब पूरे ये पृथ्वी अर्थ को बचाना है। तो अर्थ को बचाने के लिए 4 चीज़ों पे जोर दिया गया। सबसे पहला जोर दिया गया जलवायु परिवर्तन के लिए। तो जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए या रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया, उसका नाम दिया गया UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये नाम दिया गया। और इसके जिम्मेदारी ये दे दी गई कि हर साल UNFCCC अपने अंडर में हर साल प्रोग्राम आयोजित करे और जो पृथ्वी को बचाने के लिए हो, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो कुछ भी हो वो सब ये काम करे। दूसरा था CBD, जैव विविधता को बचाने के लिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया। यानी कि इसका जिम्मेदारी दे दी गई कि हर साल जैव विविधता के लिए तुम कॉन्फ्रेंस आयोजित करो। उसी तरह से UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि धरती पे जो मरुस्थल होते जा रहे हैं उसको रोकने के लिए इसकी जिम्मेदारी दे दी गई और ये हर साल फिर कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। इसके बाद एक एजेंडा 21 तय किया गया कि 21वीं सदी का भारत या पूरा विश्व कैसा हो, तो कई एजेंडे बनाए गए। तो इन 4 चीज़ों के माध्यम से धरती को बचाने का प्रोग्राम आज तक चल रहा है और UPSC इन्हीं 4 में से बारी बारी से एक 2 सवाल उसके अंदर से निकाल कर पूछ लेती है। और स्टूडेंट बस ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अगर 2020 में एग्ज़ाम देना है तो बस 2019 और 20 के करंट अफेयर पढ़ लो और सारा का सारा मामला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो यहीं पे चूक कर जाते हैं। UPSC का मतलब ये नहीं है कि पिछले साल की जो पर्यावरण से संबंधित घटना घटी वही पूछती है, बिल्कुल नहीं पूछती है। वो तो अपने मूल चरित्र को ढूंढती है। तो मूल चरित्र यहाँ पर छुपा हुआ है और सिविल सर्विस यहीं से निकाल के सवाल पूछती है। तो आइए हम एक एक करके हम 4 के बारे में पढ़ेंगे 2020 तक, यानी कि 1992 से लेकर 2020 तक इन 4 के बारे में पढ़ेंगे कि इन 4 ने कॉन्फ्रेंस में क्या क्या नई नई चीज़ें विकसित की है। तो आइए उसी से हम UNFCCC से शुरुआत करते हैं। तो UNFCCC अपना संगठन बना लिया और ये निर्णय लिया कि हर साल हम पूरे विश्व के विभिन्न शहरों में हम एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। उस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये नाम दिया गया। तो उसी का चलते चला और आज 2020-19 तक ये कॉन्फ्रेंस हो चुका है। तो हम शुरुआत से एक कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे। तो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ COP1 1995 में, कहाँ पर, बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में। तो पहला कॉन्फ्रेंस जर्मनी में हुआ लेकिन बेनतीजा रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर COP2 का आयोजन किया गया 1996 में, कहाँ, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसका भी बेनतीजा रहा, कोई कुछ नहीं प्रोग्राम बना, नहीं कुछ भविष्य के लिए कुछ संगठन कुछ नहीं बना। तब जाकर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी हमारे नेताओं को कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जलवायु इतना परिवर्तित हो जाएगा कि आप एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। आप पूरे विश्व के भौगोलिक नक्शा इतना बदल जाएगा कि एक देश दूसरे देश को पहचान नहीं पाएंगे। इतनी बाढ़ आएगी, इतनी महामारी फैलेगी, इतनी तबाही फैलेगी कि लोग एक दूसरे के पहचान नहीं पाएंगे। तब जाकर के फिर पूरे विश्व के नेता भागे भागे फिर पहुँचे और वैज्ञानिकों से पूछे कि तो बताइए अब क्या हम करें। तब वैज्ञानिकों ने बताया कि ये धरती गर्म हो रही है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, इसको रोकने का कुछ उपाय किया जाए। तब जाकर के एक फिर कॉन्फ्रेंस अगला साल बुलाया गया COP3 1997 में, कहाँ पर, क्योटो कहाँ है, जापान में। पहले जापान की राजधानी क्योटो हुआ करती थी, तो क्योटो में बुलाया गया। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों को पहले टास्क दिया गया कि आप पता कीजिए कि हमारा ये पृथ्वी क्यों गर्म हो रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है। यहाँ पे वैज्ञानिकों को टास्क दिया गया। वैज्ञानिक लोग पता लगाए कि आखिर ये पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है। तो जब वैज्ञानिक सारा अपना रिसर्च पूरा कर लिए तब विश्व के नेताओं को न्योता दिया गया कि अब आइए, अब हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी हमारी गर्म
क्यों हो रही है। तो वो बुलाया गया कहाँ, क्योटो में बुलाया गया विश्व के नेताओं को। तो हमारे भारत से माननीय लालू प्रसाद यादव भी पहुंच गए उस कॉन्फ्रेंस में, यूएनएफसीसी के कॉन्फ्रेंस में। लालू के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी पहुंच गए वहाँ पे। अब कॉन्फ्रेंस चल रही है तो वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने उसका उत्तर दिया कि हमारी पृथ्वी इसलिए गर्म हो रही है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की संख्या बढ़ गई है या मात्रा बढ़ गई है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई है। अब लालू जी जो वहाँ कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हुए थे, अब लालू जी को यही बात समझ में नहीं आ रही है कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है। अब आप जानते हैं कि हमारे देश के नेता कितने पढ़े लिखे होते हैं और वो भी जब पहुंच जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो दुर्गति होना ही होना है। तो लालू जी ने पूछ लिया वैज्ञानिकों से कि अरे बताओ भाई ये ग्रीन हाउस गैस होता क्या है। तब वैज्ञानिकों ने बताया कि ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, उसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। हुआ क्या, बहुत समय की बात है, बहुत पहले समय की बात है, लगभग 19वीं शताब्दी के शुरुआत की ही कहानी है। जब हमारे पृथ्वी पर ये दक्षिणी ध्रुव पे जब कुछ वैज्ञानिक यहाँ लोग गए तो यहाँ हर चीज़ ठंड ही ठंड रहती है, सूर्य का प्रकाश आता नहीं था। साल में 6 महीना सूर्य का प्रकाश ध्रुव पर पोल पे रहता था। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम यहाँ पे सब्जी कैसे उगाएं। दक्षिणी ध्रुव पे वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम यहाँ पे सब्जी कैसे उगाएं। सब्जी उगाने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, जबकि सूर्य का प्रकाश तो हमें मिलता नहीं है। 6 महीने साल में 6 महीना सूर्य का प्रकाश रहता है और 6 महीने तो रात ही रहती है। तो वैज्ञानिकों ने एक घर बनाया। कैसा घर बनाया भाई, शीशे का घर बनाया, एक कांच का घर बनाया। एक कांच का ये वैज्ञानिकों ने घर बनाया। कहाँ पे घर बनाया वैज्ञानिकों ने, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे। चारों तरफ से शीशे का घर, पूरी तरीके से ये शीशा का घर है। अब इस शीशे की खासियत ये थी कि एक बार अगर सूर्य का प्रकाश अगर इसके अंदर आ गया तो सूर्य का प्रकाश फिर बाहर निकल नहीं सकता है। ये इस शीशे की कमाल थी। तो वैज्ञानिक अब करने क्या लगे, जब साल के 6 महीने जब सूर्य का प्रकाश रहता था तो इस घर में सूर्य का प्रकाश भर लेते थे और सालों भर ये गर्म रहता था ये घर, क्योंकि प्रकाश निकलता नहीं था। जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा नहीं तो ये घर गर्म के गर्म ही रहेगा। तो इसी को कहलाया ग्रीन हाउस। और यहाँ पे सब्जियां इन लोगों ने उपजा लिया वैज्ञानिकों ने, तो इसका नाम दे दिया ग्रीन हाउस। क्यों नाम दे दिया भाई ग्रीन हाउस, क्योंकि हरी हरी सब्जियां उगाया गया इस घर के अंदर। तो घर ये और ग्रीन मतलब हरी हरी सब्जियां, तो ये ग्रीन हाउस नाम दिया गया। और इसका कॉन्सेप्ट क्या आया, इसका कॉन्सेप्ट ये आया कि वैसी चीज जो इस घर को गर्म रख सकती है उसे ग्रीन हाउस कहा गया। तब लालू जी पूछे कि तो भाई ये ग्रीन हाउस तो ये घर के लिए, तो ये पृथ्वी कैसे गर्म हो रही है। तब वैज्ञानिकों ने समझाया लालू जी को कि तो देखिए ये पृथ्वी को कैसे ये गर्म हो रही है। जब यहाँ से सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य जब पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैलाता है दिन के समय, तो प्रकाश का ये नेचर होता है कि जब दिन में पृथ्वी गर्म होती है तो रात में ये सारा प्रकाश लौट के चला जाता है अंतरिक्ष में और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो जाती है। ये सदियों से चला आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी गैस है कि ये पृथ्वी के बाहरी परत पे यहाँ पे चारों तरफ फैली रहती है। अब एक बार सूर्य का प्रकाश तो अंदर आ जाता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये बाहर जाने ही नहीं देता है प्रकाश को। अब जाने नहीं देता है तो ये प्रकाश यानी कि लाइट की ऊष्मा होती है, हीट, ये पृथ्वी के चारों तरफ ही फैली रह जाती है और इस तरह से ये पृथ्वी गर्म रहती है। तो ये तो प्रकृति ने दिया था वरदान धरती को, तो उतना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड था आज से 200-400 साल पहले कि पृथ्वी को उतना ही गर्म रखा जाता था जितना इसकी आवश्यकता थी। अब समय के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ये प्रकाश को स्टोर कर लेगी और ये प्रकाश को जाने नहीं देगी। तो एक बार सूर्य का प्रकाश जो धरती पे आ जाएगा तो फिर ये वापस जाएगा नहीं, और जब वापस जाएगा नहीं तो पृथ्वी पूरी गर्म हो जाएगी। इसका प्रत्यक्ष अनुभव अभी आप कर रहे होंगे। कोरोना की वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सारे कल कारखाने बंद हैं, सारे ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां सारे चीज़ बंद हैं। तो बंद हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो नहीं रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो पृथ्वी के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फैला हुआ है। तो सूर्य का प्रकाश जितना आ रहा है उतना ऊपर चला जा रहा है। तो पृथ्वी एकदम से संतुलन में बनी हुई है। पिछले 2 महीनों से मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ कि जिस मई और अप्रैल और मई महीने में पूरी धरती तपती रहती थी, आज वही मई और जून में, अप्रैल जून में पृथ्वी एकदम नॉर्मल है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इसका कारण यही है, कार्बन डाइऑक्साइड का जितना उत्सर्जन कम होगा उतना ही पृथ्वी ठंडी रहेगी। इसी को कहा गया है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया कि चूँकि जो घर के अंदर गर्म रखे उसे ग्रीन हाउस कहेंगे। अब गैस जोड़ दिया गया क्योंकि यहाँ गैस तो भरा नहीं गया था, लेकिन अब ये गैस के कारण पृथ्वी पर ऊष्मा बढ़ रही है तो उसे कहा गया ग्रीन हाउस गैस। तब लालू जी बोले कि हाँ, अब हमें समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। तो अब लालू जी का दूसरा सवाल वैज्ञानिकों से पूछे कि तो बताइए कौन कौन सा वैसा गैस है जो पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश को रोक दे रही है, ऊपर जाने नहीं दे रही है, बताइए कौन कौन सा वो गैस है। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है लालू जी, हम आपके प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। तो उन 6 गैसों की पहचान की गई, 6 गैसों की पहचान की गई जो इस पृथ्वी के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते रहते हैं और सूर्य के प्रकाश को सोख लेते हैं, उसको ऊपर जाने ही नहीं देते हैं। 6 गैसों की पहचान की गई। कौन कौन सी गैसों की पहचान की गई? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो प्रकृति में मिलने वाला है, प्रकृति से ही है ये। CH4 मीथेन, और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 ऐसे गैस हैं जो प्रकृति में ही उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में ही नष्ट होते रहते हैं। लेकिन 3 ऐसे और गैस हैं, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC परफ्लोरोकार्बन, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 3 ऐसे गैसें हैं जो औद्योगिक उत्पादन से पैदा होते हैं। तो ये 6 प्रकार की ऐसे गैसों की पता लगाया गया कि जो हमारे पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देते हैं और इसके कारण हमारा पृथ्वी गर्म हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इन तीनों पर तो ज़्यादा लगाम आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये औद्योगिक उत्पादन है। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है तब से इन गैसों की मात्रा बढ़ गई है, तो इसको तो आपको कम करना ही करना होगा। तब जाकर के पूरे विश्व के नेताओं को समझ में आया बात कि अगर आज हम इन गैसों का उत्पादन कम नहीं करेंगे तो पृथ्वी गर्म होते होते इतना गर्म हो जाएगी कि हम लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक गैस नहीं है। अगर धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड न रहे तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगा। तो प्रकृति ने कार्बन डाइऑक्साइड को सोच समझ करके बहुत कम मात्रा में दिया था, लेकिन हम अपने लाभ के चलते, स्वार्थों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड को इतना बढ़ा दिया है कि आज वो हमारे लिए काल बन गया है। तब जाकर के वैज्ञानिकों ने क्योटो में अब एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, उसी को कहा गया है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर कटौती पर प्रोटोकॉल बनाया गया। प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि यह बाध्यकारी है। अगर आप इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो ये आपको हर हाल में मानना ही मानना होगा। तो पहला नियम लगाया गया, ग्रीन हाउस गैसों की पहचान की गई और ये 6 गैसों की पहचान की गई। हालांकि ये
पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में और भी चीज़ों का हाथ है, जैसे वेपर, वाटर वेपर, जलवाष्प भी इसमें कारक है, लेकिन वो प्राकृतिक कारण है तो उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इन सबों को रोका जा सकता है। तो इसी पर तो यही क्योटो प्रोटोकॉल ये फेमस हो गया, किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कटौती के लिए प्रोटोकॉल लाया गया और इस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया और इसमें नियम बनाया गया 2001 में। क्या क्या नियम बनाया गया भाई? 2001 में नियम बनाया गया कि भाई आप लोगों को कटौती करनी है, और कटौती क्या करना है, यानी कि अपने देश में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हैं या HFC, PFC, SFC 6 का जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसका कटौती करना होगा। ये नियम बना कब? COP7 2001 में। और फिर लागू कब किया गया इसको? 2005 में। तो 2005 में तो लागू किया गया, तो कब से कब तक का टाइम पीरियड रखा गया? फर्स्ट टाइम पीरियड है 2008 से लेकर 12 तक। इसमें यह कहा गया कि 5.2% आपको कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करनी है। और फिर सेकेंड फेज आरंभ होगा 2013 से 20, जो अभी सेकेंड फेज इस 2020 के दिसंबर तक ये चलेगा। और इसमें ये कहा गया कि 18% आपको कार्बन डाइऑक्साइड की या इन 6 गैसों के कटौती करनी होगी, वो भी 1990 में जितना था उससे 18% कम करना है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस गैसों पर कटौती प्रोटोकॉल लागू किया गया और सभी देश मानने के लिए बाध्य हुए और हजारों बार एग्जाम में ये सवाल पूछ लिए गए हैं। अब भाई इतने भारी भरकम ये प्रोटोकॉल को चलाएगा कौन? तो उसके लिए एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया गया, स्वच्छ विकास तंत्र बनाया गया। इन सब भारी भरकम ये सब प्रोटोकॉल को चलाने के लिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म चलाया गया, जो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसी में एक कॉन्सेप्ट ये आया, कार्बन क्रेडिट आया। अब कल्पना कीजिए, अमेरिका, चाइना जितना अभी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, क्या वो अगले 5 साल में वो कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकता है? अगर कम करेगा तो उसके यहाँ हजारों कंपनियां को बंद करना पड़ेगा। जो उसके कोयला आधारित कंपनियां हैं वो सब कंपनियों को बंद करना पड़ेगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इन सब स्थिति से निपटने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, कार्बन क्रेडिट। यानी कि अब कार्बन का व्यापार होगा, यानी कि एक देश दूसरे देश से कार्बन की खरीदारी और बिक्री करेंगे। कैसे करेंगे आइए जरा समझ लीजिए। कार्बन, जिस तरह से आप दाल, गेहूं, चावल बेचते हैं, बेचते कब हैं? जब आपके पास ज़्यादा होता है तो बेचते हैं। तो कल्पना कीजिए ये हमारा इंडिया है और ये अमेरिका है। तो इसमें ये निर्धारित कर दिया गया कि कोई भी देश 50% से ज़्यादा कार्बन अपने देश में उत्सर्जित नहीं करेगा। कोई भी देश 50% से ज़्यादा उत्सर्जित नहीं करेगा। अगर इससे ज़्यादा उत्सर्जित करता है तो उसको हम दंड लगाएंगे। लेकिन अमेरिका के यहाँ 80, मान लीजिए हर साल 80 kg ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है। हर साल 80 kg का कर रहा है। यहाँ मान के चलिए 85 kg पर ले लीजिए सबको, कि हर साल 50 kg से ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं करना है। लेकिन अमेरिका 80 kg हर साल उत्सर्जन कर रहा है और भारत हर साल 20 kg उत्सर्जन कर रहा है। तो इस संधि के हिसाब से भारत तो सही जगह पे है, लेकिन अमेरिका कितना ज़्यादा कर रहा है उत्सर्जन, यानी कि ये अपने क्षमता से जितना करना चाहिए था उससे 30 kg ये ज़्यादा कर रहा है। अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका भारत से बात करेगा और कहेगा अमेरिका भारत से कि आप अभी 30 kg कार्बन और उत्सर्जन कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं और हम 30 kg ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। तो ऐसा कीजिए कि आप हमसे इस 30 kg का पैसा ले लीजिए। 30 kg का आप पैसा हमसे ले लीजिए और अपना 30 kg जो बच रहा है उसके बदले में हम उत्सर्जन कर लेंगे। इस तरह से आपको पैसा भी मिल जाएगा और हम अपना उत्सर्जन भी नहीं रोकेंगे। तो इसी को कहा गया है
कार्बन क्रेडिट, यानी कि कार्बन की खरीदारी। तो इस तरह से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अब कार्बन की भी खरीद बिक्री हो रही है देशों के बीच में। तो इस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल में 3 चीज़ों का जन्म हुआ और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। कौन कौन सी चीज़ों का जन्म हुआ? पहला, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर कटौती के लिए प्रोटोकॉल लाया गया। दूसरा, कार्बन क्रेडिट लाया गया। और तीसरा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लाया गया इन सबों को चलाने के लिए। और इस तरह से ये क्योटो प्रोटोकॉल एक इतिहास बन गया और आज तक यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, ये हमेशा के लिए अजर अमर ये हो गया और आज तक ये एग्ज़ाम में लेती है। तो हमने अभी COP 3 देखा, इसके बाद फिर अगले साल COP को सम्मेलन बुलाया गया, COP 4 फिर बुलाया गया ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। कोई कुछ नहीं हुआ, काम धाम कुछ नहीं, आए नेता लोग ऐसे ही बैठे चले गए। इसके बाद COP 5 को 99 में बोन जर्मनी में हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं, आए नेता लोग बैठे चले गए। COP 6 द हेग में हुआ नीदरलैंड्स में, कुछ नहीं हुआ, नेता लोग आए बैठे चले गए। COP 7 में 2001 में मराकेश, मोरक्को में, यही जो हमने अभी बात किया था नियम इसमें लागू किया गया। तो यही COP 7 में नियम लागू किया गया। फिर COP 8 भारत में एक बार हुआ, 2002 में ये हुआ, न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। एक बार ये भारत में इसका भी आयोजन किया गया, लेकिन ये सब बेनतीजा रहा, कोई ज़्यादा विशेष चर्चा इस पर नहीं हुई, नहीं कोई नया चीज़ का जन्म हुआ। तो इस तरह से हमने आज देखा COP 8 तक। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे COP 9 से हम शुरुआत करेंगे। तो अब मेरा आपसे ये सलाह है कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के कोई क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं, नहीं भी हैं तो डाउनलोड करके देखिए। पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलवायु परिवर्तन से जो भी यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं वो सारे के सारे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे हैं कि पूरा विश्व इस पृथ्वी को बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है और भारत सरकार कौन कौन सा उपाय कर रही है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये कॉन्सेप्ट पहुंचाइए ताकि वो भी अपने इन सपनों को पूरा कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।